प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिवादी विद्यार्थी साथियों के लिए श्रृंखला की कड़ियाँ में निरूपित स्त्री प्रश्न को रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए समय लेते हुए रिकॉर्डिंग आप लोग ध्यान से सुनिए। श्रृंखला की कड़ियाँ में निरूपित स्त्री प्रश्न। ठीक, इस पाठ का जो स्वरूप है, सर्वप्रथम हम लोग पाठ का उद्देश्य जानेंगे, फिर प्रस्तावना, इस समाज में स्त्री की दशा, प्रमुख चिंताएं, स्त्री की आर्थिक निर्भरता, घर बाहर की द्वंद्वात्मक स्थिति, मातृत्व, वैधव्य, वेश्यावृत्ति, युद्ध की विभीषिका और स्त्री पुरुष अंतः संबंध, निष्कर्ष। ठीक, इस पाठ का उद्देश्य। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप श्रृंखला की कड़ियाँ में निरूपित महादेवी वर्मा की स्त्री संबंधित मुख्य चिंताओं को जान सकेंगे। भारतीय समाज में स्त्री की दयनीय स्थिति के कारणों को समझ सकेंगे। स्त्री और पुरुष के बीच के मुख्य अंतर को रेखांकित कर सकेंगे। महादेवी वर्मा की स्त्री दृष्टि से परिचित हो सकेंगे। ठीक, प्रस्तावना। महादेवी वर्मा का कवि हृदय कविता के माध्यम से उनकी अनुभूति को व्यंजित करता है और उनकी गद्य रचनाएं जीवन के हाहाकार और जटिलताओं का उद्घाटन करती हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ सृजनात्मक यथार्थ से ओतप्रोत होते हुए भी संवेदना के स्तर पर एक अनुपम रचना है। सिमोन द बोउवार की प्रसिद्ध नारीवादी कृति द सेकेंड सेक्स 1949 से पूर्व प्रकाशित श्रृंखला की कड़ियाँ 1931 में जो प्रकाशित हुई थी। श्रृंखला की कड़ियाँ में लेखिका ने नारी प्रश्नों पर तटस्थ किंतु सहानुभूतिपूर्ण ढंग से चिंतन मनन किया है। चांद पत्रिका में प्रकाशित संपादकीय टिप्पणियों को ही कालांतर में श्रृंखला की कड़ियाँ पुस्तक का गौरव प्राप्त हुआ। इस विचार उत्तेजक लेखों तथा जड़ीभूत रूढ़ियों के विरुद्ध उनकी प्रतिबद्धता ही इस महत्वपूर्ण पुस्तक की पृष्ठभूमि रही है। लेखिका ने जीवन काल में अपने संपर्क में आने वाली स्त्रियों की दारुण व्यथा का साक्षात अनुभव किया। पुरुष समाज की स्त्री विरोधी मानसिकता ने उन्हें छलनी कर दिया। जीवन भर रेगिस्तान की लपलपाती धूप में अपना स्वहोम करने पर भी स्त्रियां उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र बनी रहीं। मैंने भारतीय नारी की सीमा परिस्थितियों को अनेक बिंदुओं से देखने का प्रयास किया। अन्याय के प्रति मैं स्वभाव से असहिष्णु हूँ। अतः इन निबंधों में उग्रता की गंध स्वाभाविक है, परंतु ध्वंस के सिद्धांत में मेरा कभी विश्वास नहीं रहा। महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियाँ में संख्या 5 पर ऐसा दिखती है। स्त्री पुरुष संबंधों में वैषम्य, शिक्षा के अभाव में अधिकारों के प्रति अनभिज्ञता, घर और बाहर का द्वंद्व, पत्नीत्व और मातृत्व के नाम पर नारी का दैहिक तथा मानसिक शोषण कुछ ऐसे ज्वलंत विषय और प्रश्न हैं जिन पर लेखिका का ध्यान आज से 8 दशक पूर्व केंद्रित हुआ। स्त्री चेतना और स्त्री विमर्श के विचारक महादेवी वर्मा के क्रांतिकारी व्यक्तित्व और चिंतन से कभी उत्तीर्ण नहीं हो सके। महादेवी की विद्रोही चिंतन प्रवृत्ति ने स्त्री विमर्श से संबंधित प्रश्नों चिंताओं को परिधि से केंद्र में ला दिया। उन्होंने नारी प्रश्नों से जुड़े उन तमाम प्रश्नों पर गहराई से संकेत किया जिन्होंने वर्तमान समय की एक पूरी पीढ़ी को सोचने के लिए भी विवश किया। कृष्णदत्त पालीवाल,
नवजागरण और महादेवी वर्मा की रचना क्रम स्त्री विमर्श के स्वर, किताब घर प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 2008, पृष्ठ संख्या 8 पर उपर्युक्त कथन है। चेतना का यह भाव तो स्त्रियों के लिए शताब्दियों तक दूरस्थ और अगम्य रही है। विडंबना है कि संपूर्ण जड़ चेतन की प्राण ऊर्जा का मूलाधार पुरुष के हाथों की कठपुतली है। उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान तक नहीं, न ही समाज में अपनी दोयम स्थिति का विरोध करने का साहस। इच्छा और अनिच्छा तो उसके शब्दकोश की परिधि में भी नहीं कर आती। समाज में स्त्री की दशा और प्रमुख चिंताएं। महादेवी वर्मा के मन में यह प्रश्न बार बार कौंधता है कि स्त्री के मातृत्व को महिमामंडित करने वाला समाज उसके पत्नीत्व के प्रति इतना संवेदन शून्य कैसे हो सका। पशु पक्षी और पाषाण तक के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होने वाला पुरुष वर्ग स्त्री के प्रति इस सीमा तक असंवेदनशील, अमानवीय और हिंसक होने की सारी सीमाएं कैसे लांघ सकता है। स्त्री जीवन के इन सत्यों से जब लेखिका का साक्षात्कार होता है तो अनगिनत प्रश्न उठते हैं। असमंजस और द्वंद्व की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। समस्या का समाधान वस्तुतः ज्ञान का अवलंबित होता है। इसके लिए ज्ञाता का निसंग और पूर्वाग्रहों से मुक्त होना भी अनिवार्य है। स्त्री के संदर्भ में किसी भी शास्त्रकार ने पुरुष से भिन्न करके उसकी समस्या को नहीं देखा। श्रृंखला की कड़ियाँ, स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न। सिमोन द बोवार के आक्रोश और विक्षोभ का भी संभवतः यही कारण है। वे मानती हैं कि पुरुष औरत को औरत के लिए परिभाषित नहीं करता, बल्कि वह पुरुष के संदर्भ में ही परिभाषित और विभेदित की जाती हैं। सिमोन द बोवार, स्त्री उपेक्षिता, हिंदी पॉकेट बॉक्स। स्त्री की आर्थिक पर निर्भरता। हमारे समाज में स्त्री की आर्थिक निर्भरता ने नर नारी संबंधों को स्वामी दासी के संबंधों में परिभाषित किया है। 2 जून रोटी, तन ढाकने के लिए कपड़ा, सिर पर छत की एवज में पुरुष स्वयं को स्त्री का पालनहार समझता है। अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी और उपयोग के लिए गाय या घोड़े के समान स्त्री को भी पालना और उसके शरीर तथा मन से खेलना अपना अधिकार समझता है। पुरुष स्त्री को जीवित मनुष्य के रूप में कभी नहीं अंगीकार कर सका। वह तो उसकी चल अचल संपत्ति में से ही एक है। महादेवी वर्मा को यह क्रूर सत्य झकझोर देता है कि स्त्री स्थावर संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भारतीय नारी को अर्धांगनी, सहगामिनी और सहचरी जैसे अनगिनत संबोधन मिले, लेकिन वस्तुतः वह पुरुष की सहयोगी होने का दर्जा कभी प्राप्त न कर सकी। नितांत परवशता और स्वच्छंद आत्मनिर्भरता की दूरियों को पाटना आखिर किस तरह संभव है। भारतीय स्त्री के संबंध में पुरुष के लिए जीवन संगनी संबोधन उचित नहीं, भर्ता नाम उचित है। स्त्री, पुत्री, पत्नी, माता सभी रूपों में आर्थिक दृष्टि से सदैव आश्रित रही है। यह किंचित हर्ष का विषय है कि आधुनिक युग में स्वामी और दासी की अवधारणा में आंशिक परिवर्तन हुआ है। यदि नर नारी संबंधों में पारस्परिक निर्भरता, प्रेम, सहयोग और सम्मान का संचार करना है तो महादेवी वर्मा के इस सुझाव पर ध्यान देना अनिवार्य है कि समय अपनी परिवर्तनशील गति में उसके देवत्व और स्त्री
के दासत्व को बहा ही ले गया है। अब या तो इन दोनों में विकासशील मनुष्य बनना होगा या केवल यंत्र। ठीक, श्रृंखला की कड़ियाँ, घर और बाहर से उपर्युक्त कथन उद्धृत है। भारतीय परिवेश में विषम अर्थ विभाजन भी स्त्री की दयनीय स्थिति और शोषण का मूल कारक है। पुरुष ने न्याय का आश्रय और अपने स्वामित्व की शक्ति का लाभ लेकर उसे इस सीमा तक परावलंबित बना दिया कि उसकी सहायता के बिना वह एक पग भी आगे बढ़ने की कल्पना नहीं कर सकती। लेकिन विडंबना यह है कि इस विषम अर्थ विभाजन ने दोनों को ही समान रूप से प्रभावित किया। स्त्री की सामाजिक स्थिति का निर्धारक तत्व आर्थिक विषमता है और अंततः समाज की उन्नति अवनति का महत्वपूर्ण कारक स्त्री की स्थिति है। समाज की नींव को खोखला करने के लिए और अव्यवस्था को जन्म देने के लिए यह विषम अर्थ विभाजन ही उत्तरदायी है। शताब्दियों तक अर्थ विषमता का संत्रास अव्यवस्था झेल चुकी नारी अब जान चुकी है कि अस्तित्व के संघर्ष की लड़ाई आर्थिक स्वतंत्रता के बिना असंभव है। महादेवी वर्मा अर्थ विभाजन की विषमता से उत्पन्न इस घातक स्थिति के प्रति समाज को सजग करना अपना दायित्व समझती हैं। वे लिखती हैं कि समाज यदि स्वेच्छा से उसके अर्थ संबंधी वैमनस्य की ओर ध्यान दे, उसमें परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता न समझे, तो स्त्री का विद्रोह शाहीन आंधी जैसा वेग पकड़ता जाएगा और तब एक निरंतर ध्वंस के अतिरिक्त समाज उससे कुछ और न पा सकेगा। ऐसी स्थिति न स्त्री के लिए सुखकर है न समाज के लिए सृजनात्मक। यथावत स्त्री के अर्थ स्वातंत्र का प्रश्न, पृष्ठ संख्या 116। घर बाहर की द्वंद्वात्मक स्थिति। समाज में पुरुष की स्थिति कभी द्वंद्वग्रस्त नहीं रही। प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री को ही द्वंद्व का शिकार होना पड़ा, क्योंकि वह क्या करे क्या न करे इसका निर्णय वह खुद नहीं करती। उसका कार्य क्षेत्र केवल घर तक सीमित है अथवा उसकी परिधि बाहर भी है। इस समस्या का समाधान संभव नहीं हो सका है। स्त्रियों के कार्य क्षेत्र को लेकर असमंजस्य का भाव लेखिका के लिए अधिक चिंता का विषय है। समय की गति के अनुसार न बदलने वाली परिस्थितियों ने स्त्री के हृदय में जिस विद्रोह को जन्म दिया, उसके लिए भी घर बाहर की समस्या उत्तरदायी है। महादेवी वर्मा इस रूढ़िवादी मानसिकता को तोड़ना चाहती हैं कि बाहर कार्य करने से घर की मर्यादा नष्ट हो सकती है, घर उपेक्षित हो जाएगा, बच्चों का लालन पालन प्रभावित होगा। श्रमजीवी और शिक्षित प्रभावशाली स्त्रियां घर और बाहर में सामंजस्य स्थापित कर सकती हैं। घुटन और छटपटाहट से उपजी उस अशांति से मुक्ति पा सकती हैं जो उनके घर और समाज के स्वस्थ वातावरण को विकृत कर देगी। घर और बाहर का सामंजस्य स्त्री के लिए आज बहुत बड़ी चुनौती है। संक्रमण के दौर से पैदा हुई इस उथल पुथल से ही भविष्य में सुख और शांति का बीज बोया जा सकता है। इस संवेदनशील स्थिति का अनुभव महादेवी वर्मा को 8 दशक पूर्व ही हो चुका था। वे कहती हैं, संभव है यह मध्य का समय हमारी क्रमागत सामाजिक व्यवस्था को कुछ डमाडोल भी कर दे, परंतु निराशा को जन्म देने वाले कारक नहीं उत्पन्न होने चाहिए। यथावत घर और बाहर। मातृत्व महादेवी वर्मा के लिए इस घिनौनी और कड़वी मान्यता को आत्मसात कर पाना असंभव था कि किसी कन्या का प्रथम लक्ष्य उसका पत्नीत्व और अंतिम लक्ष्य मातृत्व है। शरीर की असमर्थता और मन की अनुपयुक्तता को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? उसकी इच्छा अनिच्छा, स्वीकृति अस्वीकृति, योग्यता अयोग्यता,
महत्वहीन कैसे हो सकती है। माता पिता का कन्या शिक्षा और कन्या विवाह के प्रति दृष्टिकोण लेखिका के मन में विक्षोभ पैदा करता है। जिस प्रकार उनके भावी पति परिवार के व्यक्ति उसके विषय में अपनी धारणाएं बनाते हैं, उसे सुनकर दास प्रथा के समय बिकने वाली दासियों की याद आए बिना नहीं रहती। अधिक से अधिक धन देकर, अधिक से अधिक खुशामद करके अपनी रूप से गुणवती और शिक्षित पुत्रियों को दान देकर कृतार्थ हो जाना चाहते हैं। ऐसा विवाह यदि स्त्रीत्व का कलंक न समझा जावे तो और क्या समझा जावे। श्रृंखला की कड़ियाँ, हिंदू स्त्री का पत्नीत्व। ठीक, महादेवी वर्मा केवल विवाह संस्था के मूलाधार में परिवर्तन की मांग नहीं करती, संतानोत्पत्ति के विषय में भी स्त्री की स्वतंत्रता और स्वीकृति की पैरवी करती हैं। साथी बन जाने के बजाय पत्नी का पालक बनना, आत्म सुख में संलिप्त रहना, पालित पत्नी की घुटन पीड़ा और असंतोष से निरपेक्ष रहना संभवतः ऐसे कारण है जो विवाह को कारावास में बदल देते हैं। शिक्षित आत्मनिर्भर स्त्रियों के मन में विवाह के प्रति वितृष्णा के भाव को जन्म देते हैं। स्त्रीत्व का परम गौरव मातृत्व है और स्त्री की स्वभाव जन्य कोमलता और भावात्मकता का विकास ही स्त्री की सारी माधुर्यमयी गरिमा मातृत्व में ही केंद्रित है। प्रत्येक रमणी अपने भीतर मातृत्व का अंकुर छिपाए हुए है। मातृत्व की महानता और गौरव का व्याख्या करते हुए महादेवी वर्मा एक नवीन अध्याय जोड़ने की आकांक्षा रखती हैं। वे मानती हैं कि इस सर्वोत्तम सुख को पाने के लिए निर्णय उसे अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को तोड़कर स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए, पर स्वेच्छा से नहीं। पुरुष अपनी सत्ता के मद में चूर होकर यह कैसे भूल जाता है कि पत्नी और माँ होने के अतिरिक्त वह मानवी भी है। आत्मनिवेदित, वितराग, तपस्विनी, अनुरागमयी पत्नी और त्यागमयी माता का रूप उसके मानवीय होने के अधिकार को किस तरह छीन सकता है। यह अत्यधिक विडंबना है कि मातृत्व की गरिमा से संपन्न और पत्नीत्व के सौभाग्य से महिमा मंडित होकर भी भारतीय नारी अपने व्यावहारिक जीवन में सदैव दीन ही रही है। स्वयं स्त्री के रूप में वह नारी की उदारता और त्याग उत्सर्ग की भावना से भली भांति परिचित हैं और उसकी कर्तव्यपरायणता के विषय में भी पूर्णतः आश्वस्त हैं। संभवतः इसी कारण वे अनाथ बालक बालिकाओं को मातृत्व से सराबोर करने का दूसरा अध्याय जोड़ती हैं। यदि हम में से कुछ स्वयं माता बनने का स्वप्न देखना छोड़कर इन्हीं की माता बनने का, इन्हें योग्य बनाने का व्रत धारण कर ले, इन्हें मनुष्य बना देने में ही अपनी मनुष्यता को सार्थक समझ लें, तो भविष्य में किसी दिन इनके द्वारा नवीन रूपरेखा पाकर देश समाज सब आज की नारी शक्ति पर श्रद्धांजलि चाहने में अपना गौरव समझेंगे। ठीक, श्रृंखला की कड़ियाँ हमारी समस्या से प्रयुक्त कथन उद्धृत है। वैधव्य नारी जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। हमारे समाज में इस स्त्री का ऐसा अपराध स्वीकार कर लिया जाता है कि वह जीते जी तिल तिल कर घुट घुट जीती है। मृत्यु दंड से भी भयानक दंड भोगने के लिए समाज उसे विवश कर देता है, मानो सामाजिक नियम और शास्त्रीय विधान उसके जीवन से खुशी की एक एक बूंद निचोड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं। उनकी आज्ञा है, उनके शास्त्रों की आज्ञा है और कदाचित उनके निर्मम निरस्वर की आज्ञा है कि वे जीवन की प्रथम अंगड़ाई को अंतिम प्राणायाम में परिवर्तित कर दे। आशा की पहली सुनहली किरण को विषाद में निबिड़ अंधकार में समाहित कर दे। सुख के मधुर पलक को आंसू से बहा डालें। ठीक, नारीत्व का अभिशाप, पृष्ठ संख्या 42-43 पर।
लेखा की दृष्टि में विधवाओं के भरण पोषण की समस्या अत्यधिक विकट हैं। पितृपक्ष और वर पक्ष में कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तत्पर नहीं होता। विधवा के लिए उधर पोषण के साथ साथ रक्षक के अभाव में दुराचारों में प्रवृत्ति, प्रलोभन से अपनी रक्षा भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जो उसे स्वयं ही निभानी है। संबलहीनता जीवन के लिए अभिशाप बनकर उसे कुमार्ग स्वीकार करने के लिए विवश करती है। यह वह नारकीय संताप है जिसे व्यक्त करने में शब्दकोश के शब्द भी अपर्याप्त हैं। शारीरिक दृष्टि से जीवित होते हुए भी वह आत्मिक और भावात्मक दृष्टि से मृत प्राय हो जाती है। स्त्री किसी प्रकार अपने हृदय को चूर चूर कर पत्थर की देवी प्रतिमा बन सकती है। यह देखना हो तो हिंदू गृहस्थ का दूध मुंही बालिका से सापमयी युवती में परिवर्तित होती हुई विधवा को देखना चाहिए, जो किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए हृदय के समान ही प्रिय इच्छाएं कुचल कुचल कर निर्मूल कर देती है। सतीत्व और संयम के नाम पर अपने शरीर और मन को अमानुषिक यंत्रणाओं के सहने का व्यस्त बना लेती है और इस पर भी दूसरों के अमंगल के भय से आंखों में दो बूंद जल भी इच्छा अनुसार नहीं आने देती है। जीने की कला। वेश्यावृत्ति की कारुणिक स्थिति भी लेखिका को अत्यधिक विक्षुब्ध करती है। दोहरा अभिशाप ढोती ये वे प्रतिमाएं जिनके दुर्भाग्य और कोई और छोर नहीं, कृतदासी न होने के बावजूद संभवतः अपनी दासता के कारण ही वे जीवन का गहिर व्यवसाय करने को विवश है। समाज की ओर से भी संभवतः इनके लिए दूसरा कोई विकल्प न था। इस अभिशप्त जीवन का विस्तार मनुष्य में ही संभव है। पत्नित्व से तो वह पहले ही निर्वासित थी, अब जीविका के अन्य साधनों को अपनाने की स्वतंत्रता भी इनके साथ न रही। इनकी करुण गाथा सदियों से किसी सहृदय का ध्यान आकृष्ट न कर सकी। इनकी दुख भरी जीवन गाथा लिखने का साहस किसी इतिहासकार ने नहीं किया। इनके मधुर जीवन में तिक्त विष मिलाने वालों का नाम कभी सामने नहीं आया। इसके विपरीत पुरुष समाज ने इस बात पर मुहर लगा दी कि ये स्वेच्छा से ही गहरित व्यवसाय को अपनाती हैं। निष्ठुर और क्रूर समाज ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि परिस्थितियों ने उन्हें किस सीमा तक आहत किया होगा और मनुष्य ने उसे कितना छला होगा कि उसने आत्मगौरव, आडंबर, स्नेह तथा त्याग को मात्र स्वप्न समझ लिया। मन की कोमल भावनाओं को तो उनका नाता टूटा ही है, सामाजिक अधिकारों से भी वे पूर्णतः वंचित हो जाती हैं। लेखिका का परामर्श है कि इन पतिताओं का भविष्य संवारने की पहल पुरुषों की ओर से ही अपेक्षित है, अन्यथा इन भाग्यहीन स्त्रियों के जीवन सुधारने की आशा दुराशा मात्र ही सिद्ध होगी। साधारणतः महान दुराचारी पुरुष भी परम सती के चरित्र का आलोचक ही नहीं, न्यायकर्ता भी बना रहता है। जब तक पुरुष को अपने अनाचार का मूल्य नहीं देना पड़ेगा, तब तक इन शरीर व्यवसायिनी नारियों के साथ किसी रूप में कोई न्याय नहीं किया जा सकता। जीवन की व्यवसाय। ठीक। यदि एक और महादेवी वर्मा स्त्री की करुण स्थिति और विवशताओं का चित्रण करती हैं, तो दूसरी ओर वे उसकी शिक्षा, आर्थिक निर्भरता और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी सहभागिता को रेखांकित करना भी नहीं भूलती। समाज के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो उनके स्नेह, सहानुभूति एवं सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अपने मातृत्व की विशेषता के कारण वे पुरुषों की तुलना में श्रेष्ठ शिक्षिकाएं बन सकती हैं। वे कन्याओं और युवतियों को शिक्षा के साथ साथ गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त कर्तव्यों से परिचित करा सकती हैं। शिक्षा और चिकित्सा के अतिरिक्त यदि कानून में क्षेत्र में भी सहभागिता हो तो स्त्री की
दुर्दशा में भी किंचित परिवर्तन की आशा की जा सकती है। महादेवी वर्मा समाज की कार्य प्रणाली में स्त्रियों की सहभागिता का पूर्ण समर्थन करते हुए यह सुझाव देती हैं कि केवल गृहस्थ शास्त्र का संतान पालक विषयक पुस्तकें पढ़कर कोई किशोरी गृह से प्रेम करना नहीं सीख जाती। इस संस्कार को दृढ़ करने के लिए ऐसी स्त्रियों के सजीव उदाहरण की आवश्यकता है जो आकाश से मुक्त वातावरण में स्वच्छंद भाव से अधिक ऊंचाई तक उड़ने की शक्ति रख कर भी बसेरे को प्यार करने वाले पक्षियों के समान कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र परंतु घर के आकर्षण से बधी हों। घर और बाहर युद्ध की विभीषिका और स्त्री। युद्ध की विभीषिका और स्त्री। स्त्री पुरुष की प्रकृति और दृष्टिकोण में अंतर का ही परिणाम है कि स्त्री ने पुरुष के साथ संघर्ष नहीं होने दिया, अन्यथा आज मानव जाति की दूसरी ही कहानी हमारे सामने होती। युद्ध के प्रति दोनों का दृष्टिकोण सदैव भिन्न रहा है। एक स्त्री के लिए गृह का उजड़ जाना जीवन उजड़ने से कम नहीं होता है। युद्ध के भयंकर परिणाम से वह सदैव उद्वेलित रही, इसलिए उससे विमुख ही रही। इसका एक कारण यदि उसकी शारीरिक और मानसिक अक्षमता थी तो दूसरा कारण यह भी था कि युद्ध उसके विकास में सदैव बाधक भी रहा है। युद्ध के प्रति पुरुष के मन में आसक्ति स्वाभाविक है क्योंकि वह उसे शक्ति, गर्व और आत्मविश्वास का पर्याय मानता है। दो विश्व युद्धों के कारण पश्चिमी देशों में सेना में स्त्रियों की भर्ती के कारण लेखिका के मन में खौफ जागना स्वाभाविक है। इसलिए वे स्त्री को यह चुनौती देती है कि यह क्षेत्र उसके संस्कार, रुचि या नारी सुलभ कमनीयता के अनुकूल नहीं है। आधुनिक युद्धप्रिय राष्ट्रों की नारियों में यह संस्कार जन्म पा रहा है कि करुणा, दया, स्नेह आदि स्वभाव जात गुणों के संहार के लिए यदि पुरुष जैसा पाश्विक बल उसमें न आ सके तो उनकी जाति जीने योग्य नहीं। इसी से यह मातृ जाति अन्य संतानों का गला काटने के लिए तलवार में धार देने बैठी हैं। युद्ध और नारी। ठीक। स्त्री का अंतः संबंध, स्त्री पुरुष का अंतः संबंध। ठीक। स्त्री पुरुष अंतः संबंध। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। इसमें दासी स्वामी दासी का संबंध विकृत मानसिकता की परिणाम है। महादेवी वर्मा की दृष्टि में स्त्री पुरुष की छाया मात्र नहीं अपितु उसकी संगिनी है। छाया का लक्ष्य अपने आप को मिला देना है और संगिनी का सहयोगी के प्रत्येक त्रुटि को पूर्ण करके उसके जीवन को अधिक से अधिक पूर्ण बनाना है। स्त्री और पुरुष चाहे प्रकृति से भिन्न है लेकिन परस्पर विरोधी हरगिज नहीं। सत्य तो यह है कि दोनों की भिन्नता ही पूरकता का आधार है। पुरुष समाज का न्याय है, स्त्री दया। पुरुष प्रतिशोधमय क्रोध है, स्त्री क्षमा। पुरुष सुख कर्तव्य है, स्त्री सरस सहानुभूति और पुरुष बल है, स्त्री हृदय की प्रेरणा है। हमारी श्रृंखला। लेकिन इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों की पूर्णता, सरसता और भावात्मक प्रगाढ़ता एक दूसरे के सहयोग पर ही अवलंबित हैं। स्त्री पुरुष का यह पारस्परिक रागात्मक संसर्ग ही सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का मूलाधार है। दोनों की पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय परस्पर निर्भरता ही सामाजिक संबंधों की रीढ़ है। सापेक्षता ही सामाजिक संबंधों का मूल है। इससे उत्पन्न निर्भरता उसके विकास का केंद्र बिंदु है। महादेवी वर्मा को यह कहने में कोई परहेज नहीं है कि अर्थ का विभाजन और स्त्री पुरुष संबंध ही समाज की दो महत्वपूर्ण आधारशिलाएं हैं। दोनों में समानता का भाव अनिवार्य है क्योंकि वैमनस्य की स्थिति अराजकता को जन्म देगी और समाज के पूर्ण प्रसाद को हिलाकर रख देगी। ठीक। समाज और व्यक्ति। लेखिका इस तथ्य
पर पुनः बल देती है कि स्त्री पुरुष आकर्षण का कारण ही यह है कि विपरीत ध्रुव सदैव एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। स्त्री पुरुष की भिन्नता का कारण प्रकृति है। शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक दृष्टि और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर दोनों में अंतर सदैव रहा है, भविष्य में भी रहेगा, परंतु यह इस तथ्य को उदारता से स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह शारीरिक या मानसिक भेद न किसी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है, न किसी की हीनता का विज्ञापन करता है। इसकी पृष्ठभूमि में सामाजिक परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि पुरुष का जीवन संघर्ष से प्रारंभ होता है और स्त्री का आत्मसमर्पण से। पुरुष को यदि ऐसे वृक्ष की उपमा दी जाए तो अपने चारों ओर के छोटे छोटे पौधों का जीवन रस चूस चूस कर आकाश की ओर बढ़ता जाता है, तो स्त्री को ऐसी लता कहना होगा जो पृथ्वी से थोड़ा सा स्थान लेकर अपनी सघनता में बहुत से अंकुरों को पनपाती हुई उस वृक्ष की विशालता को चारों ओर से ढक लेती है। ठीक, युद्ध और नारी दोनों की यह भिन्नता विषमता है। ठीक, दोनों की यह भिन्नता और विषमता जब तक सामंजस्य की स्थिति तक नहीं पहुंच पाती तब तक मनुष्यता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकती। हमारे समाज में अपने स्वार्थ के कारण पुरुष मनुष्यता का कलंक है और स्त्री अपनी अज्ञानमय निष्पन्द सहिष्णुता के कारण पाषाण सी उपेक्षणी दोनों के मनुष्यत्व युक्त मनुष्य हो जाने से ही जीवन की कला विकास पा सकेगी। जिसका ध्येय मनुष्य की सहानुभूति, सक्रियता, स्नेह आदि गुणों को अधिक से अधिक व्यापक बनाना है। ठीक, जीने की कला से लेखिका के लिए यह विषय अत्यधिक सोचनीय है कि किसी शास्त्रकार, साहित्यकार या इतिहासकार ने स्त्री को पुरुष से अलग कोई महत्व नहीं दिया। साहित्य रचना के क्षेत्र में स्त्री की सक्रियता भी पुरुष को रास नहीं आई। वास्तविकता यह है कि पुरुष स्त्री प्रश्नों पर पुंसवादी दृष्टिकोण से ही विचार करता है, लेकिन स्त्री भुक्तभोगी होने के नाते हमेशा प्रामाणिक ही लिखती है। साहित्य का स्त्री सहयोग से शून्य होने का अर्थ है आधी मानव जाति से उसका शून्य होना। इस कटु सत्य को रेखांकित करना वे अपना दायित्व समझती हैं। पुरुष के लिए नारीत्व अनुमान है, परंतु नारी के लिए अनुभव। अतः अपने भाग्य का जैसा सजीव चित्र वह स्वयं हमें दे सकेंगी, वैसा पुरुष बहुत साधना के उपरांत भी शायद ही दे सकेगा। ठीक, घर और बाहर। मैं एक औरत हूँ, यह एक आधार वाक्य है जिसके ऊपर सारे आधार विमर्श निर्भर करते हैं। एक पुरुष अपने आप को अपने से कम के संदर्भ में परिभाषित नहीं करता। वह अपने आप को शुरू से ही संपूर्ण व्यक्ति मानव स्वीकार करके चलता है। आदमी होना स्वयं एक विधेयक प्रक्रिया है, पर पारस्परिकता लिए हुए है, जबकि औरत होना केवल एक निषेध का प्रतिनिधित्व करता है। बिना किसी पारस्परिकता के यह एक सीमित संवर्ग द्वारा परिभाषित होता है। स्त्री उपेक्षिता महादेवी वर्मा और सिमोन द बोवा में मूल अंतर यही है। जहाँ महादेवी वर्मा परिस्थितियों के दबाव तले निर्मित स्त्री चरित्र को उसकी मौलिक पहचान मानकर स्वीकार करती हैं, वहीं सिमोन द बोवा परिस्थितियों का शिकार मानकर उसकी विशेषताओं और रुग्णताओं को एक सुबद्ध तार्किकता में जानने का आग्रह करती हैं। स्त्री पीड़ा की अभिव्यक्ति में ही प्रत्युत बाल साहित्य सृजन में भी नारी पुरुष की तुलना में अधिक योग्य हैं। यह पूर्वाग्रह
उनमें उन्हें संतप्त करता है कि साहित्य का संबंध केवल उपाधिधारणी महिलाओं से है और उसकी सीमा अंग्रेजी भाषा तक ही सीमित है। लेकिन लेखिका की दृष्टि में साहित्य जीवन का प्रतिबिंब मात्र नहीं अपितु मनुष्य के लिए संजीवनी भी है। स्त्रियों के मस्तिष्क के लिए साहित्य उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए भोजन। ठीक। निष्कर्ष। श्रृंखला की कड़ियाँ में महादेवी वर्मा द्वारा स्त्री को समाज की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में देखने की अंतर्दृष्टि और स्त्री सरोकारों पर संपूर्ण संदर्भों में विचार मंथन करने की प्रतिभा स्त्री विमर्श के लिए ठोस आधार भूमि रचती है। वर्तमान समय में अपने विभत्स रूप में उभरती नारी समस्याओं के कारकों और समाधानों की ओर लेखिका के ने 8 दशक पूर्व ही इंगित किया है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उन्होंने पुंसवादी वर्चस्व के अधीन दामित और शोषित स्त्री की मूक पीड़ा को वाणी प्रदान की और भारतीय समाज में पितृसत्ता को खुलकर चुनौती देते हुए स्त्री अस्मिता के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद की। समाज के अंधेरे बंद कोनों में शक्ति नारी जाति के लिए संबल बनकर स्त्री नवजागरण की अगली कड़ी के रूप में स्त्री श्रृंखला सृजित की। महादेवी वर्मा की यह पुस्तक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत में स्त्री चिंतन से उपजे सामूहिक विमर्श शुरू होने से बहुत पूर्व लिखा गया। ठीक। यह पुस्तक उन सभी स्त्री प्रश्नों को उठाती है जो आज स्त्री विमर्श के केंद्र में है। उदाहरण के लिए आर्थिक पर निर्भरता, दासी स्वामी संबंध, घर और बाहर का अंतर्द्वंद, मातृत्व, वैवाध्य, वेश्यावृत्ति, युद्ध काल में स्त्री की स्थिति को देखा जा सकता है। ये सभी प्रश्न आज के बहस के केंद्र में बने हुए हैं क्योंकि भारतीय समाज में स्त्रियां प्रत्येक दिन इन सभी का सामना करती रहती हैं। अतः श्रृंखला की कड़ियाँ आज भी स्त्री अस्मिता का एक प्रमुख प्रकाश स्तंभ है। ठीक। इस प्रकार प्यारे साथियों हम लोगों ने श्रृंखला की कड़ियाँ में स्त्री को यहाँ पर देखा। श्रृंखला की कड़ियाँ में निरूपित स्त्री प्रश्न को यहाँ पर हम लोगों ने विचार किया। तो आप सभी से मैं पुनः साहित्यिक सहृदय सबने निवेदन करता हूँ कि यह रिकॉर्डिंग में दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूँ। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिए। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।